मेरे पास ये है इंटरमीडिएट की एक हिंदी की डेमो कॉपी और ये डेमो मॉडल पेपर, यानी कि ये अभ्यास के लिए बनाए गए कॉपी एंड पेपर हैं जिन्हें देखकर आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में आपको कैसे कॉपी को लिखना है, कैसे आप अच्छी कॉपी लिख के अच्छे मार्क्स ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले यहां जो दिया होगा इसे हम क्या कहते हैं, संकेतांक कहते हैं। और इस संकेतांक को कहां इस्तेमाल करना होता है, यहां पर इस्तेमाल करना होता है। ये संकेतांक यहां ये केवल डेमो के लिए है, मैंने कहा ना कि ये अभ्यास डेमो के लिए है और बोर्ड एग्जाम में आपको जो पेपर मिलेगा वो यहां पर संकेतांक लिखा होगा और उसी को देखकर लिखना है। यदि समझ में ना आए तो गलत ना भरें, सामने उपस्थित इन्विजिलेटर यानी कि कक्ष निरीक्षक से आप सलाह लेकर ही कार्य करें, क्योंकि त्रुटियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा है और कॉपी किसी दूसरे के हाथ में चेक होने को जाती है। वो आपका क्लास टीचर नहीं होता है, वो आपका सब्जेक्ट टीचर नहीं होता है, बट आपके सब्जेक्ट टीचर जैसा ही होता है। डरने की घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें अच्छे से डालना है आपको। यहां 302 सामान्य हिंदी में 302 होता है, 301 होता है, ऐसे करके यहां होगा। सामान्य साहित्यिक हिंदी सब ऐसे करके ही यहां पर एक संकेतांक होगा। इधर विषय सब्जेक्ट कोड होता है और ये पेपर कोड होता है। तो ये जो पेपर कोड है ये आपको यहां पर संकेतांक में डालना है, ठीक है। और यहां पर आपको सही सही अंकों में और शब्दों में रोल नंबर भरना है। जैसे मैं चेक कर रहा हूं ऐसे ही इन्विजिलेटर चेक करेंगे, देखेंगे। यहां विषय हिंदी है और प्रश्न पत्र केवल है और यहां संकेतांक होगा। परीक्षा का दिन जैसे कि मैंने संडे को लिखवाई तो बच्चे ने संडे डाला। जिस दिन आपका पेपर होगा, जिस पाली में पेपर होगा और जिस केंद्र पर पेपर होगा वो सारी प्रविष्टियां अच्छे से भरेंगे। नीचे वाली प्रविष्टियां कक्ष निरीक्षक भरेंगे, कक्ष निरीक्षक भरेंगे और अपना पूरा नाम लिखेंगे और यहां पर दिनांक लिखेंगे और पूरा सिग्नेचर करेंगे यहां पर, ठीक है। तो ये आपको नीचे वाला नहीं करना है। चलिए भाई बिना, और यहां पर आपके जितने आप प्राप्तांक पाते हैं वो यहां पर अंकित किया जाता है। सबसे पहले तरीका जो है वो जान लेना है आपको कि कैसे आपको ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले क्या आते हैं, खंड का आता है तो आप खंड का डालिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 1 आती है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालो और फिर का उत्तर दो। भाई ये सीरियल से लिखना ज्यादा अच्छा है। तो यहां पर का है, यानी कि का आप कौन सही कर रहे हैं, क्या सही तरीका है मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पर लिखा है खंड का, तो यहां बीचों बीच में बढ़िया सा खंड का डालना चाहिए, या यहां पर भी आप डाल सकते हैं। तो यहां पर खंड का डाल दिया, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल दिया। प्रश्नोत्तर नंबर डालो या संख्या डालो, वैसे हिंदी है तो प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर डालिए, ज्यादा अच्छा है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या में का खा गा घा अंगा ऐसे बना लीजिए एक एक, और एक खंड के एक पेज पे उत्तर दे दो, अगले खंड के अगले पेज पे, और चाहो तो दसों के यहीं पर आप उत्तर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर नया खंड नए पेज से चालू करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर एक काम कर लेना है कि भैया आप जो है एक पे 5 और एक दूसरे पेज पे 5-5 उत्तर दे दीजिए। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है मेरे विचार, यशपाल कृत सिंहावलोकन क्या है, तो ये एक संस्मरणात्मक आत्मकथा है, यानी आत्मकथा भी है और संस्मरण भी है, दोनों सही हैं। यदि आत्मकथा संस्मरण अलग अलग आपके ऑप्शन आते हैं तो आप केवल आत्मकथा लगाइएगा, संस्मरण मत लगाइए, लेकिन असली बात तो ये संस्मरण ही है। खैर ये मैंने चर्चा आपको क्लास में पहले भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाते समय की है कि यशपाल कृत जो सिंहावलोकन है वो आत्मकथा मानी जाती है, लेकिन है ये संस्मरण, असलियत में संस्मरण ही है। अगर प्रमाण के तौर पे देखेंगे तो ये संस्मरण ही है। तो हम आत्मकथात्मक संस्मरण लिखेंगे, तो यहाँ ऑप्शन है संस्मरण आत्मकथा दोनों है, तो यहाँ हम दोनों लगाएंगे, और बाकी नहीं होगी तो आत्मकथा लगाइएगा। क्या लगाएंगे, आत्मकथा। निराला की साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा है तो डी सही हो गया। अशोक के फूल निबंध हजारी प्रसाद का है तो बी सही हो गया। और विद्यानिवास मिश्र कैसे निबंधकार हैं, तो ललित निबंधकार हैं। तो यहां पांचों के जवाब देखो इन्होंने दिया कि का सी, अब ये सी इन्होंने ऊपर डाला, ये तरीका सही नहीं है। का सी सही है तो यहीं पर सी डालना चाहिए, खा का भी सी सही है तो यहां पर सी डालना चाहिए, गा का डी सही है तो डी यहां पर डालो, और घा का बी सही है तो बी यहां पर डालो, और अंगा का ए सही है तो ए यहां पर डालो। सामने डालो तो थोड़ा अच्छा लगता, यहां पर डालने का कोई मतलब नहीं है।
परंतु मैं यहां पर देख रहा हूं पांचों के पांचों हैं सही, तो यहां पर पांचों अंक इनको तो मिल जाएंगे। ये लाइव चेकिंग में आपको दिखा रहा हूं कि कैसे कॉपी की चेकिंग होती है और कैसे प्रश्नों के उत्तर आपको सही लिखना है, यानी इस कॉपी के गुण और दोष मैं सारी बातों पर चर्चा करूंगा। तो बने रहिए, एक भी चीज एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। अब आता है खंड का ही आता है प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक है, अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या 2। अब डालते समय इन्होंने क्या किया, देखो गड़बड़ कर दिया है। सही से तो डाला करो भाई, ये सही से डालना चाहिए आपको। 2 में आंसू के रचनाकार जयशंकर प्रसाद पूछा है, और फिर रामधारी सिंह दिनकर कब किस काव्य धारा के कवि हैं, तो प्रगतिवाद के हैं। कीर्ति पताका विद्यापति की है। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल आदिकाल है। पृथ्वीराज रासो रचना है तो चंद बरदाई की है। तो इस तरह आपका लिखना है। चलो देखते हैं भाई, बिल्कुल जयशंकर प्रसाद सही है, प्रगतिवाद सही है, विद्यापति सही है, और आदिकाल सही है, और चंद बरदाई सही है। तो यहां पर भी वही गलती की, भी का बी डालना है, यहां पर खा का बी प्रगतिवाद, और गा का डी, और घा का सी। तो सामने सामने डालो, ऊपर नीचे डालने से कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला जो तरीका है ना, ये गलत तरीका है, ये वाला सही तरीका हमने आपको बता दिया है। और बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, ABCD आएगा या फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, का सेकंड, खा का सेकंड, गा का फोर्थ, ऐसे भी डाला जाएगा। जो क्रम वहां होगा वो क्रम आपको अपनाना है। चलो भैया, अब ऑब्जेक्टिव तो हो गए पूरे, उनके सारे ऑब्जेक्टिव हैं सही। जब सारे ऑब्जेक्टिव सही हैं तो एक अच्छा इफेक्ट एक एग्जामिनर पर पड़ गया कि भाई बच्चे ने लिखा तो भाई शुरुआत में ही दम लगा के बहुत अच्छे से काम कर दिया इसने। हाँ, फिर अगला आता है प्रश्नोत्तर संख्या 3। 3 में क्या होता है, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर होते हैं। तो यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाला। चलो भाई सही तरीका है। ठीक है, अंडरलाइन वगैरह नहीं किया है। हाँ, अंडरलाइन देखो, अंडरलाइन तब करना है आपके पास समय बचे। पहले आप सारा सरल सरल साधारण साधारण आप जल्दी कॉपी में प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। कॉपी को दुल्हन की तरह सजाने से कोई मतलब नहीं है। राइटिंग एवरेज ही है इस बच्चे की भी। ठीक है, इस बच्चे की भी राइटिंग एवरेज ही है। तो आपकी राइटिंग अगर एवरेज है, लोअर है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कारण यह है, डरने की कोई बात नहीं है। आपका सही अगर लिखा है तो राइटिंग चाहे जितनी खराब हो, बस वो पढ़ने में आ जाए। मतलब ऐसी राइटिंग आपको नहीं लिखनी है कि खुद पढ़ो और खुदा पढ़े। ऐसी राइटिंग लिखनी है कि भाई आप भी पढ़ लें, जिसको पढ़वाओ वो भी पढ़ ले, जिसको पढ़वा रहे हो, यानी जो लिखो कोई और भी पढ़ ले। तो बिल्कुल समझ लो सही राइटिंग आपकी है। टेढ़ा लिखते हैं, आड़ा तिरछा कैसे भी लिखते हैं, उससे मायने नहीं रखता है, क्योंकि अब आपके पास वक्त तो ये है नहीं कि आप राइटिंग सुधारने बैठोगे। राइटिंग का कोई मसला नहीं है, बस आप उत्तर को सही लिखें, क्योंकि राइटिंग हर बच्चा कंप्यूटर नहीं होता है, हर बच्चा टाइपिंग की तरह लिख नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरी राइटिंग सर भद्दी है, मुझे मेरे अंक कट जाएंगे। राइटिंग के अंक नहीं कटते हैं। कटते हैं तो राइटिंग गलती के अंक कटते हैं, राइटिंग के अंक नहीं कटते, गलत उत्तर पर अंक कटते हैं। ठीक है, और 1000 शब्दों में एक आध शब्द की गलती है तो उसमें भी अंक नहीं कटते हैं। अच्छी राइटिंग के बल्कि एक बोनस के अंक में, एक अंक बोनस के रूप में मिलता है। 23-24 में मिला था पिछले वर्षों में। ठीक है, कि बोनस के रूप में एक अंक उनको एक्स्ट्रा दिया जाता है जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी होती है, वो दे सकते हैं एग्जामिनर। ठीक है, तो चलो भाई इसको देख लेते हैं। तो अब यहां पर एक आद्यंत लिखना होता है। ये आद्यंत क्या होता है, इससे होता है ये जैसे मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। तो इससे ये होता है कि अथवा के नीचे वाला हमने लिखा है, तो ये हमने आद्यंत यहां पर आदि और इसका ये अंत लिख दो डॉट डॉट करके, तो एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने कौन सा किया है। तो बार बार उसको पेपर की संख्या नहीं देखनी पड़ेगी। इन्होंने लिखा मातृभूमि पर निवास और डॉट डॉट। ये फिर है प्रश्न आ गया है कि गद्यांश, गद्यांश का भाव। यहां पर भाव का तो कोई प्रश्न नहीं है भाई, गद्यांश का भाव लिखिए। अच्छा, भाव इन्होंने लिख दिया है अपने आप से कि इस गद्यांश में राष्ट्र के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व। अच्छा, ये प्रश्न का उत्तर नहीं, ये अपने आप से लिखा है, तो अपने आप से लिख दिया है, ये बना के कोई मतलब नहीं इसका है, क्योंकि ये टाइम वेस्ट किया है इन्होंने। इसका जब उत्तर नहीं पूछा गया तो गद्यांश के भाव का उत्तर ही नहीं पूछा गया, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो ना इसका अंक कटेगा ना मिलेगा, सिंपल सी बात है। एक्स्ट्रा लिखोगे तो अंक
न कटेगा न मिलेगा, ठीक है। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो यहां प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट इन्होंने डाली, राष्ट्र की, मनुष्य के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है, तो बिल्कुल सही। लेकिन यहां पर भी वही गलती है कि इन्होंने क्रम संख्या ऊपर लिखी है और उत्तर नीचे लिख रहे हैं। इसके सामने आपको फर्स्ट डालना है ना, इसके सामने डाल के आप लिखिए, ठीक है। 2 अंक इसके मिल गए। अब पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अब यहां पर 1 2 3 नहीं, यहां पर फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड और फोर्थ ऐसे होता है क्रम, थोड़ा सा टाइपिंग गड़बड़ हुआ है, लेकिन जो क्रम यहाँ हो वही क्रम यहाँ डालना। आपके पेपर में बोर्ड में जो क्रम यहाँ मिलेगा उसी क्रम को डालना है। ABCD मिलेगा तो ABCD डालना है, ठीक है। आबा सादा मिलेगा तो आबा सादा लिखना है। 1 2 3 मिलेगा, काखा गाघा मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलेगा, जो क्रम यहाँ पर है उसी क्रम का नामकरण यहाँ करना है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं, बिल्कुल सही। यहां पर भी 2 अंक मिल गए इनको भाई, बिल्कुल, जब सही लिखोगे तो अंक मिलेंगे ही। पृथ्वी कम मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो पृथ्वी और जन जन के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती, बिल्कुल सही है। फिर अगला है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताओ। अच्छा, रेखांकित अंश की व्याख्या उन्होंने पहले कर दी है, और जबकि रेखांकित अंश का यहां पर कोई प्रश्न है ही नहीं, रेखांकित अंश का प्रश्न ही नहीं है। तो जब रेखांकित अंश का प्रश्न नहीं है, चलो ये 5वां प्रश्न हम मान लेते हैं, ठीक है। 5वां प्रश्न मान लेते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या। ये एक होता है, ये टाइपिंग पेपर की टाइपिंग गड़बड़ हुई है। अब चूंकि पेपर हमने बनाया है, मतलब अपने यहाँ बनाया गया है डेमो के लिए, तो वो गड़बड़ हो सकता है, बाकी ये सही है, रेखांकित अंश की व्याख्या की जाती है, ठीक है। हाँ, और यहाँ ये तो 2 अंक यहाँ पर मिल गए और 2 अंक यहाँ पर भी मिल गए। देखो, पाठ का नाम और शीर्षक का नाम पूछा है, क्रम थोड़ा बदल गया है, बाकी यहाँ पर कॉपी में सही लिखा है, ठीक है, सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पूरे पूरे अंक मिल गए हैं। आगे देखेंगे तो चौथा नंबर सवाल आता है, पद्यांशों पर आधारित प्रश्न आते हैं। चौथा प्रश्न उत्तर नंबर 4 यहाँ पर डाला गया, बिल्कुल तरीका सही है। लज्जाशीला वाला इन्होंने लिखा, लज्जाशीला पथिक महिला, तो आद्यंत इन्होंने लिख दिया, ठीक है। अब आद्यंत का नाम अंक कटता है न मिलता है, ठीक है, तो आद्यंत लिखें तो ठीक है, ना लिखें तो प्रश्न उत्तर संख्या सही होनी चाहिए। अब यहां क्या किया गया है कि दिए गए पद्यांश के कवि कविता का नाम, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। इस पद्यांश, यहां पर भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड 5 ये ऐसे क्रम होगा। दिए गए पद्यांश में के कवि का नाम कविता का नाम, तो भाई कवि का नाम है हरिऔध, देखो ये त्रुटि हो गई, तो इससे कोई मतलब नहीं, उन्होंने कट कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ना अंक कटेगा ना मिलेगा। कवि का नाम हरिऔध है और पद्यांश का नाम पवन दूतिका है, बिल्कुल सही है। तो 1 अंक इसका 1 अंक इसका, यानी 2 अंक मिल गए। फिर अगला है सेकंड, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती, तो राधा पवन दूतिका से कह रही कि यदि मार्ग में कोई लज्जाशीला स्त्री दिखाई दे तो वस्त्रों को मत उड़ाना, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। और वही है कि ये जो ऊपर क्रम संख्या पड़ी है वो या तो आप बीचों बीच डालें, या तो यहां पर इसी के सामने ऐसे 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 थर्ड डाल दें, ठीक है। थर्ड क्या है, इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है, तो पद्यांश में कवि ने एक और राधा की विरह गाथा का चित्रण किया है, समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया है, ठीक है, ठीक है, समाज की पीड़ा से उन्हें, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। और चौथा है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे तो इस पद्यांश में मानवीकरण, उपमा, रूपक, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। फिर है अगला, रेखांकित अंश की व्याख्या राधा पवन को समझाती हैं, तो यहाँ बढ़िया सा डालना चाहिए, ठीक है, अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक, इतना लिख देंगे, ठीक, तो 2 मिल गया यहाँ पर भी, ठीक। अब अगला आता है नए पेज से नया प्रश्न, यानी कि अगला खंड 5वां है, तो ये नए पेज से प्रारंभ करना है। ये तरीका बहुत अच्छा है इनका, कि एक का जीवन परिचय देना है, जैनेन्द्र सुंदर रेड्डी या फिर आपको आचार्य हजारे, तो जैनेन्द्र कुमार का इन्होंने दिया, जैनेन्द्र कुमार का दिया 1905, कौड़ियागंज, आनंदीलाल और जैन गुरुकुल गद्य साहित्य इनकी लेखन विधा है। प्रस्तुत प्रश्न, हाँ, ये प्रमुख रचनाएं और मृत्यु डाल दी, ठीक। तो ये फ्लो चार्ट आप एक ऐसे बना लेना बॉक्स में, और बॉक्स थोड़ा सा सुंदर बनाइए, ये बहुत सुंदर नहीं है, इसके अंक ना मिलते हैं ना कटते हैं, लेकिन फ्लो चार्ट एक अंग होता है एक जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय का, ठीक है। हाँ, तो ये कॉपी साहित्यिक हिंदी वालों की है, तो इनको जीवन परिचय साहित्यिक परिचय दोनों लिखना है। और जबकि अगर कॉपी जो है उसकी होगी
अगर कॉपी होगी सामान्य हिंदी की तो उसमें साहित्यिक परिचय डाला जाता है, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे लिखना है, साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय। तो इन्होंने सही लिखा, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। रचनाएं यहाँ प्रमुख रचनाएं कहता है तो जो आती हो दो चार वो लिख दो। अब इन्होंने बैठ के इत्मीनान से लिखा है तो बहुत सारी रचनाएं लिख दी हैं। यदि आपको बहुत सारी रचनाएं आती हैं तो आप बहुत सारी रचनाएं लिखिए, और नहीं आती हैं तो कम से कम 5 रचनाएं, 4 रचनाएं, तो 4-5 रचनाएं तो किसी लेखक की प्रमुख रचनाएं जरूरी हैं। तो यहां पर पूरे के पूरे 5 अंक मिलते हैं, क्योंकि कोई भी ज्यादा गड़बड़ियां नहीं हुई हैं जीवन परिचय में। और अगला है पद्यांश, एक जीवन परिचय है, किसका है भाई? ये एक कवि का जीवन परिचय है। किसका है? दिनकर का है। हाँ, तो दिनकर का इन्होंने लिखा है। तो अब देखिए यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर 5 का खा ऐसे नहीं लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है प्रश्नोत्तर नंबर 5 और ब्रैकेट में खा लिख दो, ये हो गया। ठीक है, तो ये सही तरीका यही होगा भाई। तो यहां पर भी इन्होंने फ्लो चार्ट अच्छा बनाया है, जन्म, जन्म स्थान, पिता, भाषा शैली, प्रमुख रचनाएं, ये सब डाल दिया है। हमको देखना है 1908, 1974 मृत्यु, बस सही है। और फिर क्या देखना है? साहित्यिक परिचय इन्होंने दिया है, साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, तो जीवन परिचय इसी में कर दिया है। तो उन्होंने केवल साहित्यिक परिचय उठाया है, और जबकि यहां पर पूछा है कि जीवन परिचय देते हुए कृतियों का उल्लेख कीजिए, तो यहां इसी जगह आपको हेडिंग जीवन परिचय की डाल देनी है। ठीक है, जब पहले पहले पढ़ो क्या प्रश्न यहां क्या कह रहा है कि एक कवि का जीवन परिचय दीजिए, तो आप हेडिंग डालोगे जीवन परिचय। अगर यहां साहित्यिक परिचय कहता तो हेडिंग डालो साहित्यिक परिचय। अब आपको जीवन परिचय कह रहा तो पहले जीवन परिचय की 4-6 लाइनें लिख दो, फिर अगली हेडिंग डालो साहित्यिक परिचय की, तो साहित्यिक परिचय की 4-6 लाइनें लिख के फिर कृतियां डाल दो, काम हो जाएगा। फिलहाल इन्होंने गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है। अब साहित्यिक परिचय में जीवन परिचय ही डाल दिया है, और यहां पर इन्होंने रचनाएं भी अच्छे से लिखी है। तो कृतियां या रचनाएं स्लैश नहीं लगाना है, एक चीज डालना है, कृतियां या रचनाएं एक ही चीज होती हैं। तो हेडिंग चाहे कृतियां डालो चाहे रचनाएं डालो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां पर भी हम इनको पूरे अंक देंगे 5, क्योंकि अंक काटने के फिराक में हम जैसे व्यक्ति नहीं रहते हैं। बच्चे ने मेहनत की है ना, और एक आध मिस्टेक तो हो ही सकती है, क्योंकि बच्चा है, स्टूडेंट है, कोई कंप्यूटर नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो जो भी एग्जामिनर हैं उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई सर आप बच्चे को इस दृष्टि से ना देखें कि वो विद्वान या वैज्ञानिक है, मतलब विद्वान तो हो सकता, मतलब वैज्ञानिक है वो या कंप्यूटर है, एक यंत्र के रूप में ना देखें, उसे भी मनुष्य के रूप में देखें। और मानव से थोड़ी बहुत त्रुटियां तो हो सकती, मानवीय भूलें हो सकती हैं, उसमें आप ज़्यादा अंक की कटौती ना करें। बच्चा बहुत आशा लगाता है एक एग्जामिनर से कि मेरी कॉपी अच्छे एग्जामिनर के पास जाए और अच्छे अंक दे दे, तो ये आशा उसको लगी रहती है। फिर आता है कहानी कला के आधार पे पंचलाइट की समीक्षा करिए या भैरव पांडे का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इन्होंने भैरव पांडे का चरित्र चित्रण किया। प्रश्नोत्तर नंबर 6, तो शिव प्रसाद द्वारा रचित करुणासा के हार के प्रमुख पात्र भैरव पांडे, बिल्कुल ठीक है। कर्तव्यनिष्ठ और आदर्शवादिता, यहाँ देखो अच्छे से बोल्ड पेन से डालना चाहिए ना इसको, काले पेन से तो लिखा लेकिन काला थोड़ा सा बोल्ड पेन होना चाहिए, तो हेडिंग्स अच्छी लगती हैं, है ना। ब्लैक बोल्ड पेन से हेडिंग्स ज्यादा अच्छी लगती। भातृत्व प्रेम है, मर्यादावादी है, प्रगतिशीलता है, निर्भीकता, समाधान, ठीक है। 5 अंक यहां पर भी मिलेंगे। अच्छा, बात यह है कि ज्यादा लंबा इन्होंने लिख दिया है, 80 शब्दों में कहता है, तो 80 शब्दों में 1.5 पेज बहुत है, क्योंकि ज्यादा लंबा लिखोगे तो भाई टाइम लंबा आपका निकल जाएगा, और कोई मतलब ये नहीं निकलेगा कि आप आगे प्रश्न इस आपके छूट सकते हैं। इसलिए समय का प्रबंधन बिल्कुल करें, और समय प्रबंधन के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो देखें कि समय प्रबंधन कैसे किया जाता है। ठीक है, और कितनी देर में क्या लिखना है। फिर खंडकाव्य आता है, खंडकाव्य पर किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। जैसे यहां पर इन्होंने किसका दिया है? श्रवण कुमार का दिया। भाई जिसके जनपद में जो चलता है, यहां पर का लिखा एक गलत है, ऐसे 7 का खा ऐसा नहीं, 7 और ब्रैकेट में खा डालिए। श्रवण कुमार खंडकाव्य का सारांश इन्होंने लिखा है। श्रवण कुमार कहां गया? श्रवण कुमार है ये, यानी 7 के खा को लिखना है खंडकाव्य का सारांश। 5 अंकों का ये भी है, एक करना होता है। तो श्रवण कुमार खंडकाव्य प्रथम सर्ग, खंडकाव्य का द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थ सर्ग इन्होंने डाल के लिख दिया, और वही 2 पेजों में इन्होंने इसको घसीटा है, 2 पेजों में घसीटा है, और बहुत लंबा खींच दिया है। ठीक है, 2 पेज लिखते हैं तो अच्छा है। अब यहां पर
यहां पर क्या किया, इनकी कॉपी खत्म हो गई, उन्होंने बी कॉपी का इस्तेमाल किया है। जरूरत पड़ने पर ही बी कॉपी लें। अक्सर होता है कि ए कॉपी में ही सब कुछ आ जाता है, बट बड़ा लिखने के कारण ही बी कॉपी लेनी पड़ती है। बी कॉपी भी आपको मिलेगी तो उसी तरह इसमें सिग्नेचर होंगे, उसी तरह सारी चीजें फिल करनी होंगी। ठीक है, देखो यहां पर यूपी डालना चाहिए, यूपी जो पड़ा है, यानी कि यूपी डालना नहीं चाहिए, संकेतांक जो हो सही सही डालना चाहिए। जो जो आपका पेपर जो मिलेगा उसी को देख के करना भैया, इस कॉपी देख के मत करना कि नहीं 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 ये उन्होंने सर ने ये बताया था। अरे हम आपको डेमो के रूप में बताते हैं, ठीक है, एक आइडिया देने के लिए बताते हैं, ये नहीं कि यही डालना है आपको, आपके वहां पेपर में जो छपा होगा वो संकेत डालना है। ठीक है, तो बा कॉपी इन्होंने ली, चलो भाई ठीक है। तो यहां पर इन्होंने लंबा थोड़ा सा खींच दिया है, लेकिन यह है कि 5 अंक इनको खंड काव्य में मिलेंगे पूरे। अब ये बैठ के इन्होंने घर में लिखा है तो बड़े इत्मीनान से लिखा है, बहुत लंबा खींचा है, बहुत बड़ा खींचा है। हो सकता है देख के भी लिखा हो, चूंकि बच्चे को अपने सामने बिठा के तो लिखाया नहीं मैंने, उसने अपने घर में लिखा, और इसलिए मैंने लिखवाया कि आपको एक मोटा मोटा मैं आइडिया दे सकूं। ठीक है, तो कुछ और मत सोचिएगा, बस एक आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूं। तो ये जो है ये थोड़ा सा लंबा है, इतना लंबा नहीं खींचना है आपको। और बी कॉपी है तो बी कॉपी आप दर्शाइए कि बी कॉपी भी हमने ली है। चलो भाई, खंड काव्य हो गया। अब आगे आता है खंड काव्य के बाद प्रश्नोत्तर संख्या 8। खंड काव्य के बाद प्रश्नोत्तर संख्या 8 आता। 8 में एक गद्यांश का हिंदी अनुवाद, संस्कृत गद्यांश का, और एक श्लोक का हिंदी अनुवाद होगा। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, यहां पर चलो भाई, अब मैं इस कॉपी को तो साइड में कर देता हूं, इस कॉपी को इधर साइड में कर देता हूं और इस कॉपी को चेक कर लेता हूं। तो खंड खा और यहां पर संस्कृतस्य साहित्यम ये वाला इन्होंने लिखा है। संस्कृत का साहित्य सरस है, व्याकरण सुनिश्चित है, उसके गद्य पद्य में लालित है। ठीक है, तो इन्होंने संदर्भ लिखा, इसके 2 अंक मिलेंगे। संस्कृत भाग के संस्कृत भाषाया महत्वम से है, बिल्कुल सही है। और ये काले से लिखना है आपको पाठ का नाम। और फिर अनुवाद लिखा है, हिंदी अनुवाद यहाँ डालना चाहिए, हिंदी अनुवाद। अब संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है, उसके गद्य पद्य में लालित, तो बिल्कुल इन्होंने सही लिखा है, तो 5 अंक यहाँ पर भी मिलेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि इस कॉपी में 100 में 100 बच्चे के आएंगे। ठीक है, आशा तो यही है। अब आप कहेंगे सर सबको 100 में 100 दे देते हैं आप, नहीं, मैं सबको 100 में 100 इसलिए दे देता हूं क्योंकि सबका सही लिखा होता है ना। काटूं तो एक आध काट सकता हूं, बट मैं क्यों काटूं यार, ठीक है, काटने के लिए, अंक काटने के लिए थोड़ी हम बने हैं। तो निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सुखार्थिनो कुतो विद्या, तो इन्होंने किसका किया है, सुखार्थिनो कुतो विद्या। तो ये भी सुभाषित रत्नानी से आया है, इन्होंने सही संदर्भ लिखा, संदर्भ के 2 अंक मिल गए। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है, प्राप्त करने वाले को नहीं, चाहने वाले को सुख कहाँ है। ठीक है, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग, हाँ ठीक है। तो अब यहां पर भी 5 दे देंगे, एक त्रुटि के लिए क्या इसमें अंक काटें। फिर अगला है, आप ये साहित्यिक हिंदी है ना, तो इसलिए इसमें क्या होगा, 2 प्रश्न और आएंगे संस्कृत के। बाकी सामान्य हिंदी वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि आइडिया और लेखन शैली और सारी चीजें एक ही चीज होती है लगभग। फिर है इसमें उत्तर इन्होंने दिया है प्रश्नोत्तर नंबर 9 का फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फिर यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर उत्तर है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, टाइपिस्ट ने सब 1 2 3 डाल दिया है। द्वारपाल भोजम किम अकथयत, हमने कहा बच्चे से इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लेना, तो उसने किया है। तो 9 का फर्स्ट एंड सेकंड, द्वारपाला भोजम किम अकथयत, द्वारपाला भोजम अकथयत कौपीन अवशेषो कोअपि विद्वान द्वारा वर्तते, बिल्कुल ठीक है। तो 2 अंक यहां मिल गए। और मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम किम अपृच्छत, केवलम अमृतत्व साधनम अपृच्छत। ठीक है, चलो ये भी सही है। फिर आता है रस छंद और अलंकार। रस छंद और अलंकार आता है। हास्य रस शांत रस आया है, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा, चौपाई कुंडलिया, 10 का काखा गाघा। तो यहां पर देखते हैं 10 का इन्होंने क्या किया है, 2 अंक के आते हैं। हास्य रस, किसी की विकृत वेशभूषा चेष्टा, ठीक है, 1 अंक यहां मिल गया। उदाहरण जहीं से बैठे हो नारद फूली, तो 1 अंक यहां मिल गया। अब स्पष्टीकरण आप चाहें तो डाल सकते हैं, ना चाहें तो ना डाल सकते, लेकिन सामान्य साहित्यिक हिंदी वाले इसको जरूर डालें।
अच्छा है अगर आपको याद है तो डालिए, अन्यथा वो केवल यही कहता है कि आप उदाहरण और परिभाषा लिखिए। तो उदाहरण का 1 अंक और परिभाषा का 1 अंक, 2 अंक मिलते हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर नंबर खा। मैंने क्या कहा आपसे कि आपको याद है तो जरूर लिखें, क्योंकि ये 4 चांद लगाता है भाई, बहुत अच्छा है, लेकिन इसका अंक ना मिलता है ना कटता है। ठीक है, अब अगला है श्लेष अलंकार। श्लिष्ट, इसका परिभाषा श्लिष्ट या चिपका हुआ, जब एक शब्द का एक ही बार प्रयोग अथवा हो तथा अर्थ दो या दो से अधिक हो तो श्लेष अलंकार। ठीक है, चरमधरत चिंताग्रत सुबरन, यहां पर सुबरन के 2 अर्थ हैं, सुबरन का अर्थ यहां पर इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, स्पष्टीकरण दे दिया है। तो 1 अंक यहां और 1 अंक यहां भी इनको मिल गया। चौपाई, फिर छंद आता है। छंद में इन्होंने लक्षण और उदाहरण, देखो चौपाई में हमेशा लक्षण डाला जाता है, परिभाषा नहीं, ये ध्यान रखना। चौपाई जो छंद होता है उसका लक्षण होता है, उसकी परिभाषा नहीं होती। हालांकि है एक ही चीज, परिभाषा भी लिख सकते हैं, लेकिन लक्षण और उदाहरण। तो एक सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, 16-16 मात्राएं, अंत में 2 गुरु होते हैं, जब जब होए धर्म के हानि, हो गया। इसमें मात्राएं इन्होंने नहीं निकाली हैं, 1 2 ऐसे निकालनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जब आपने छंद लिखा है तो छंद का लक्षण लिखा है, तो उसमें मात्राएं तो भी आपको निकालनी चाहिए। तो मात्राएं जरूर निकालें, क्योंकि मात्राएं ना निकालने से 1 अंक कट भी सकता है। वो अलग बात है कि मैंने नहीं काटा है। फिर आता है निबंध, इसके बाद आता है निबंध भैया। रसछंद अलंकार के बाद आता है निबंध। देखते हैं निबंध का क्या क्या आया है। मेरी प्रिय पुस्तक, स्वदेश प्रेम, कंप्यूटर की उपयोगिता, राष्ट्रीय एकता, हिंदी का योगदान। तो यहाँ ने स्वदेश प्रेम लिखा है, 9 अंकों में निबंध आता है। तो इन्होंने रूपरेखा बना दी है, तो 2 अंक रूपरेखा के मिल गए। फिर प्रस्तावना लिखी, जननी जन्मों, अरे बिल्कुल कोटेशन डाल दो तब तो मजा ही आ जाता है निबंधों में। स्वदेश प्रेम का अभिप्राय, सच्चा प्रेम वही है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जिनको, ये भी सही है ना। देश के प्रति कर्तव्य, अरे बहुत बढ़िया, कर्तव्य, ये इन्होंने गड़बड़ कर दिया है। हम सभी बच्चे अक्सर गाते हैं, हेडिंग इसमें डाल दी इन्होंने, ये सही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, देश के प्रति कर्तव्य हेडिंग सही है। और इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है, आप इतना लिखने की लंबा खींचने की कोशिश ना करें। इन्होंने 1 2 3 और 4 पेज लिखे। हाँ, 3 से 4 पेज लिखो। देखो लास्ट में निबंध लिखो, और लास्ट में निबंध लिखोगे तो जितना टाइम बचेगा सारा टाइम निबंध पर दे देना। और अगर कम टाइम है तो कम टाइम के हिसाब से सारी हेडिंग डालते डालते निबंध लिख देना, और ज्यादा टाइम है तो लंबा लिख देना। ठीक है, देशभक्तों की कामना क्या होती है, उपसंहार, विषुवत रेखा, कोटेशन बहुत अच्छे इन्होंने डाले हैं। तो पूरे के पूरे यहाँ पर इनको मिल रहे हैं, कितने अंक मिलेंगे इनको, मिलेंगे इसमें 7 अंक, और इधर मिले हैं 2 अंक रूपरेखा के। तो कुल मिला के 9 अंक इनको पूरे के पूरे मिल गए। अब यहां देखो 12 का आया है, यानी कि ये आ गई भाई साहित्यिक हिंदी की व्याकरण। चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा, चेधन अनम। निश्चल का क्या हो जाएगा, निस्धन छलह निश्चलह। और अंतरराष्ट्रीय का क्या हो जाएगा। अब यहां देखो चे अनम, चयनम, निश्चलह और अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, और फिर यहां पर हो जाएगा अव्ययी भाव बहुव्रीहि समास। इन्होंने कायम दिया समास को लिखना है, तो ये लिखने का तरीका है भाई, देखो। हाँ, निर्विघ्नम समास कौन सा है, अव्ययी भाव है। दशाननम में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। पूजिता में कत प्रत्यय है, बुद्धिमान में मतुब प्रत्यय है। तो इन्होंने देखें क्या लिखा भाई, अव्ययी भाव बहुव्रीहि लिखा, कत और मतुब लिखा। तो 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 1 1 और 1, ये यहाँ पर इनको मिल गए 3 अंक, यहाँ पर भी मिल गए। और फिर एक देखो, बहुत सारे बच्चों का जो साहित्यिक हिंदी लिए हैं, कहा है कि बहुत सारे बच्चों ने हमसे कहा कि रेखांकित पदों में विभक्ति संबंधित नियम लिखिए। तो इस नियम को कैसे लिखना है, जैसे इन्होंने फर्स्ट ग्राहम प्रतिगच्छ लिखा है ना, तो यहाँ पर अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतिचा के योग में, हा प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, अतः ग्राहम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, लेकिन ये सूत्र 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, 1 बार लिखिए आप। तो फर्स्ट यहाँ पर इन्होंने सही कर दिया है, यहाँ इसके 2 अंक मिलेंगे। अब आता है नए पेज से, इन्होंने 14वां प्रश्न लिखा है। 14वां प्रश्न यानी कि आखिरी क्वेश्चन लिखा है, अपने मित्र को जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखिए। 8 अंकों का पत्र आता है। तो श्याम मार्केट, लखीमपुर, अगस्त, प्रिया, जमशेद, हम लंबे समय से नहीं मिले हैं, वगैरह वगैरह।
पिछले साल तुम आए हो, शुभकामनाओं सहित तुम्हारा मित्र महेश गौतम, है ना। और यहाँ पर हाँ इन्होंने तारीख भी डाल दी है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो यह भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये थोड़ा सा फॉर्मेट इनका यहाँ से इनको थोड़ा सा सही लिखना चाहिए था। ये यहाँ से मिला के थोड़ा लिखते, फिर ये यहाँ से स्टार्ट करते लाइन, और बाकी सही है, शुभकामनाओं सहित यहाँ पर लिख देते शुभकामनाओं सहित, तो ज़्यादा और अच्छा रहता। बट यहाँ पर भी पूरे के पूरे अंक हमने इनको दे दिए हैं। अब एकाध त्रुटियां भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इनको अंक पूरे ना दिए जाएं। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इनको जो है अंक मिल रहे हैं, यानी कि 100 में 100 इस कॉपी में मिले, क्योंकि नॉर्मल राइटिंग होने पर भी 100 में 100, एवरेज राइटिंग होने पर भी 100 में 100 मिले। अब आती है बात कॉपी को लिखने की, मतलब कॉपी को बांधने की। तो आपने कॉपी A+B कॉपी इस्तेमाल की है, तो आप यहां पर लिख दीजिए A+B कॉपी, ठीक है। या आप अपने इन्विजिलेटर से पूछ लीजिए सर A+B कॉपी लिखना है, कहां लिख दें। और कॉपी को कभी भी ऐसा मत करना कॉपी को बड़ी ही मजबूती के साथ बांधना है। तो कॉपी को बांधने के लिए सबसे पहले इसको लेना है, जिसे आप प्रकार कहते हैं। प्रकार लेने के बाद कॉपी को बराबर करिए और यहां पर भी एक छेद करिए, उंगलियां बचा के करना है अच्छे तरीके से। एक छेद यहां पर कर दिया हमने, और एक थोड़ी दूरी पर यहां पर कर देंगे। दोनों कॉपियों को एक साथ छेद अच्छे से करना है कि कॉपियों को फाड़ना नहीं भाई, कॉपियां फटने न पाएं और छेद भी अच्छे से हो जाएं। अब मैं एक धागा लेता हूं, तो ये धागा ले लिया हमने, और धागे को आराम से इसमें डाल देना है, ठीक है। कैसे डाल देना है, इसी के सहारे आप यहां पर, अब कॉपी बांधना बता रहे हैं, बाकी आप लोग जानते सब हैं कॉपी कैसे बांधनी है। इसमें आराम से अच्छे से, पेन से कभी भी छेद ना करें, ठीक है। एक प्रकार ऐसे ही आप ले लें, 10-5 रुपए का मिलता है, या फिर किसी बच्चे के अगर पास है तो भाई अगल बगल, तो अब उससे मांगो ना, उसमें डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। क्योंकि वहां सामग्री आदान प्रदान परीक्षा कक्ष में नहीं की जाती है। परीक्षा कक्ष में सामग्री आदान प्रदान नहीं की जाती है, तो आप उससे न मांगे कि हमको ये दे दीजिए, धागा दे दीजिए, पटरी दे दीजिए, प्रकार दे दीजिए, सब आप लेके जाइए। क्योंकि वहां पर लिखा है कॉपी में कि आप जो है सामग्री आदान प्रदान ना करें, ठीक है। हाँ, आराम से इसको ऐसे मजबूती के साथ बांध दीजिए। ऐसे बांधिए कि आपकी दूसरी जो बी कॉपी है, जो उसमें 10-20 अंकों का आपने लिखा है, तो इस तरह बांधना है कि भैया वो कॉपी जो है आपकी कहीं निकले ना। एक कॉपी निकल जाएगी तो भाई 10-20 अंकों का जो आपकी बी कॉपी है, 10-20 अंकों का जो आपने लिखा है, वो भी चला जाएगा। तो इस तरह आप कॉपी अच्छे से लिख करके आप 100 में 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। और आशा करते हैं इस कॉपी से एक मोटा मोटा आइडिया आपको जरूर मिल गया होगा कि उत्तर कैसे देना है और कैसे लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है। अब यहां 100 में 100 हमने दे दिए हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि हिंदी में 100 में 100 नहीं आते हैं। हिंदी में 100 में 100 आ सकते हैं अगर आपने सब कुछ सही लिखा है तो, ठीक है। एवरेज राइटिंग है, बहुत बेकार राइटिंग होगी अगर पढ़ने में नहीं आएगी, तो आप सब सही में सही भी लिखेंगे। अगर राइटिंग मैंने कहा एवरेज है और पढ़ने में आती है, सब कुछ सही लिखेंगे तो बिल्कुल 100 में 100 मिल सकते हैं। अगर एवरेज राइटिंग नहीं है, ऐसी राइटिंग है कि जो कोई पढ़ भी ना पाए, आप सही लिखें तब भी वो गड़बड़ लगे, तो भाई जब आप पढ़ने में नहीं आएगा कि आपने उत्तर क्या दिया है, तो अंक तो नहीं मिलते हैं। तो ऐसा लिखें कि पढ़ने में जरूर आ जाए, ठीक है। तो बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक। आशा करते हैं कि आप भी इस बार 100 में 100 जरूर हिंदी में लेके आएंगे और ज्ञान सिंधु क्लासेस का नाम जरूर रोशन करेंगे।